हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पैराडाइज। एंड आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 आईसीएससी चैप्टर 1 जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे बेसिक से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे with the help of some theory and some examples. एंड आफ्टर दिस वीडियो जितने भी आपके सारे जो थोड़े बहुत इसमें हो सकता है डाउट है, बिकॉज दिस चैप्टर इज रियली इजी। मतलब ये आप अगर खुद से भी अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो आप समझ जाओगे, बट हाँ, थोड़ा टैक्स टैक्स कैलकुलेशन जो सिनेरियो है वहाँ पे हो सकता है थोड़ा डाउट हो, बट आफ्टर दिस वीडियो जो सारे आपके डाउटफुल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना बहुत ज़रूरी है आईसीएसई पर्सपेक्टिव से। ओके, तो जीएसटी देखिए, जीएसटी इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग बिकॉज इट हैज़ नो स्पेसिफिक फार्मूलाज। इसमें कोई स्पेसिफिक फार्मूलाज नहीं है, हमें भी पता है। या तो वहाँ पे डिस्काउंट होगा तो वो वाला चीज़ ये परसेंटेज में आता है, नहीं तो अगर वहाँ पे कुछ सेलिंग में ये प्रॉफिट हो रहा है तो सेम चीज़ वहाँ पे आपको ये निकालना है प्रॉफिट, एंड उसको एक्चुअल अमाउंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह कर देना है प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से। एंड परसेंटेज निकालने सभी को आता ही है, ठीक। सो दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं है, बस आपको प्रॉफिट सिंपली यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे चीज़ जो इस चैप्टर में आता है वो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, और आपको एडिशन आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा सही होना चाहिए बस। उसके अलावा और क्या है, फर्स्ट वी विल बी लुकिंग एट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जीएसटी। हाँ, इसमें जीएसटी में कुछ ऐसे टर्म्स है जिसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड स्टूडेंट्स अक्सर वहाँ पे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इस चीज़ का एक्चुअल में मतलब क्या है। नेक्स्ट वी विल लर्न सिंपल कैलकुलेशन अबाउट परसेंटेज। परसेंटेज से यहाँ मेरा मतलब है कि इस चैप्टर में जिस टाइप के परसेंटेज पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा सिनेरियो आए तो वहाँ पे क्या करना है, ऐसा सिनेरियो आए तो वहाँ पे क्या करना है, एज पर दिस चैप्टर स्पेसिफिकली। नॉट हम लोग एक्चुअल परसेंटेज के बारे में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। कट टू कट एकदम जो हमारे सिलेबस में है वही सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके अलावा और कुछ यहाँ पे है नहीं। ऑल्सो वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, कंज्यूमर, ठीक है। ये तो सबसे लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग एक्चुअली में यहाँ पे हो कैसे रहा है, जो सेलिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो एक्चुअल में कैसे, इसका फ्लो क्या है। और एट लास्ट इंपॉर्टेंट सम्स एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट सम्स यहाँ पे एज सच कुछ इंपॉर्टेंट सम्स तो नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे सम्स है जिनके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट जो अभी हम जितने सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम फर्स्ट इंस्टेंट में पढ़ेंगे और जैसे हमने एग्जाम्पल वो सॉल्व होगा तो जितने सारे सम्स है सब एक बार में क्लियर आपको हो जाएंगे। सो जीएसटी को जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या। तो जीएसटी आप सभी को पता होगा, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक टाइप का टैक्सेशन है। एंड ये जीएसटी जो है ये एप्लीकेबल है नेशन, ये एक नेशन वाइड टैक्स है। सो या इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द इंडियन रीजन में ये टैक्स एप्लीकेबल है, एंड इसी के ऊपर सारे चार्जेस वगैरह कैलकुलेट होते हैं। अब जीएसटी का यूटिलाइजेशन क्या है। सो देखिए, सरकार हमसे पैसा लेती है डायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, एंड उससे जो सोल्जर्स होता है या हाईवे का कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है, जो जो रोड्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, वराइटीज ऑफ जो गवर्नमेंट अंडरटेकन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाना, उन सब में ये पैसा काम आता है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं हमारे लिए ही यूटिलाइजेशन करती है, ठीक है। सो अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू जीएसटी, क्योंकि एज सच थ्योरी तो हमसे पूछा नहीं जाएगा हमारे एग्जाम्स में, तो उतना ज़्यादा जानना इसके बारे में ज़रूरी नहीं है। आप कहीं और से जान सकते हैं। हम फिलहाल चलते हैं अपने चैप्टर चैप्टर की ओर। सो हमारे जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे बुक का है जीएसटी में वो है डीलर। तो देखिए, डीलर आप कंफ्यूज मत होना, डीलर आप बस एज अ नाम याद रखो। और जैसे मैं डीलर के बाद मैं जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँ तो आप भूल जाना कि डीलर नाम का कोई चीज़ होता है, ठीक है। ये मत समझना एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल इज नोन एज डीलर और ट्रेडर और रिटेलर। और डीलर कैन बी अ फर्म और अ कंपनी। तो देखिए, डीलर सिंपली एक मिडिल मैन है, कि यानी वो किसी और से खरीदेगा एंड किसी और को वो बेचेगा। तो यहाँ पे आ जाता है डीलर। डीलर यानी वो इंसान जो एक किसी से खरीदता है और किसी दूसरे को बेचता है। सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। आपको नाम याद में रखने का जरूरत नहीं है कि डीलर, रिटेलर, ट्रेडर को हम या शॉपकीपर कुछ भी आ सकता है, तो ठीक है। तो डीलर के तो देखिए, शॉपकीपर भी कहीं ना कहीं से खरीदता है, जो लोकल हमारे शॉपकीपर होते हैं वो कहीं ना कहीं से खरीदते हैं और हमें वो सामान बेचते हैं। तो वो एक्चुअल में ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा इस पे स्ट्रेस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप
सिंपल चीज़ पे जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस दोगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। ओके, सो डीगर इज सिंपली जो रीसेल के लिए प्रोडक्ट को खरीदता है उसको कहते हैं डीगर। इंट्रास्टेट ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो सारा सम्स है वो इंट्रास्टेट पे बेस्ड होने वाला है, मैक्सिमम हमारा इंट्रास्टेट होने वाला है। इंट्रास्टेट यानी होता क्या है, सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट। जब सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में हम किसी सर्विसेज या गुड्स को बेचते हैं तो उसको हम कहते हैं इंट्रास्टेट। और अगर हम सेम, और जो इंटर है वो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, कि हमने खरीदा कहीं और से, जैसे हमने वेस्ट बंगाल से खरीदा और हमने गुजरात में बेचा तो हमारा इंटर स्टेट हो जाएगा। और इंट्रा में स्टेट में क्या हो जाएगा, हमने वेस्ट बंगाल में खरीदा और वेस्ट बंगाल में कहीं पे बेचा। अब ये हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में हमने कोलकाता से खरीदा और कहीं हावड़ा में जाके बेचा। सो स्टेट पूरा वो स्टेट, अगर स्टेट यहाँ पे मेन देखिए, यहाँ पे स्टेट के बारे में बात हो रहा है तो स्टेट में वो कोई सा भी रीजन हो सकता है बट एक पर्टिकुलर स्टेट के अंडर आना चाहिए। सेम, अगर सेम स्टेट में वहाँ पे हमने खरीदा और बेचा तो वो इंट्रा होगा। एंड अगर एक स्टेट से खरीदा दूसरे स्टेट में बेचा तो वो इंटर होगा। अभी इनपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ये सब आप बस एक बार रीडिंग, तो जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस एक बार थोड़ा देर के लिए दिमाग में रखो, उसके बाद फिर भूल जाना। क्योंकि कैलकुलेशन में अगर आप ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसके पर्सपेक्टिव से अगर आप कैलकुलेशन में जाओगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो इनपुट जीएसटी क्या होता है, जीएसटी पेड बाय डीलर, इसको कहते हैं हम इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी। अभी देखिए जैसे मैंने जीएसटी पेड बाय डीलर, अभी डीलर होता क्या है, डीलर होता है एनी मिडिल मैन। एनी मिडिलमैन जो सामान यहाँ से खरीदेगा, ये हो गया डीलर, और किसी और को बेचेगा। तो यहाँ पे शॉपकीपर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो दिक्कत वहां पे है कि अगर आपको क्वेश्चन में आपको डीलर नहीं दिखा और शॉपकीपर दिखा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार शॉपकीपर का तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, शॉपकीपर के लिए हमें कैसे निकालेंगे इनपुट जीएसटी। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इसको बस रीडिंग दो फिर भूल जाओ, क्वेश्चन जब करेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर वे क्या होता है इनपुट जीएसटी ये। और और ये सब हमसे पूछा भी नहीं जाएगा ना एग्जाम में, इनपुट जीएसटी मतलब होता क्या है, इसका स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम क्वेश्चन के थ्रू अगर आप समझोगे ये सब चीज़ तो ज़्यादा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये होता है आउटपुट जीएसटी। क्या होता है, अभी जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। अभी ये, और तो देखिए जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, ये बहुत हद तक सही है। तो ये मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क करके भी देखा, यानी ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है कि एक होता है इनपुट जीएसटी होता है एंड एक चीज होता है आउटपुट जीएसटी। जीएसटी जो कस्टमर से हमने लिया और जीएसटी जो डीलर ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मिडिल मैन है, यहाँ पे कस्टमर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है। तो डीलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा और कंज्यूमर को बेचेगा। जैसे तो डीलर ने जब मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो मैन्युफैक्चरर के ये जो उसका पहला कंज्यूमर है वो है डीलर है। डीलर भी तो एक टाइप का कंज्यूमर है ना, बट वो मैन्युफैक्चरर के लिए है क्योंकि वो सामान स्टॉक में खरीदता है तो वो कुछ टैक्स देगा। और जब यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा वो डीलर से खरीदेगा, वो भी उसको कुछ टैक्स देगा। तो जो टैक्स यहाँ से आता है उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी, और जो टैक्स ये देता है उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ये स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होता है, अभी जीएसटी तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो बस ये सब टाइप आपको बस ध्यान में रखना है। और आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर इंटर स्टेट सेल दिखे तो वहां पे आईजीएसटी लगाना है। ठीक है, आईजीएसटी तब एप्लीकेबल होता है जब सेल्स क्या होता है, इंटर स्टेट सेल्स जब इंटर स्टेट होता है, सेल्स जब इंटर स्टेट होता है तब होता है आईजीएसटी। ठीक है, और आईजीएसटी के केस में क्या होता है, जो पूरा टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल टैक्स जाता है, फुल टैक्स। स्टेट को यहाँ पे कोई टैक्स नहीं मिलता है। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल से खरीदा और मैंने गुजरात में अगर मैं बेचूंगा तो पूरा टैक्स किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, पूरा टैक्स, पूरा टैक्स। कोई यहाँ पे सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर गिव्ड ऑन इंट्रा स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सेल्स दोनों पे होता है, बट टैक्स के तो ठीक है, बट जो टैक्स होता है, टैक्स आईजीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट से आईजीएसटी में पूरा जाता है किसको, सेंट्रल स्टेट को। ठीक है, जो पूरा टैक्स है सीजीएसटी एसजीएसटी उस पर लगेगा, ऑब्वियसली सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अभी इंटर स्टेट में भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, बट जो पूरा टैक्स है वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इंट्रा स्टेट में क्या होता है, आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर आपको
यहाँ पे अगर टैक्स वगैरह समझने में कोई एक इशू आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इंट्रास्टेट यानी सेम 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 स्टेट से खरीदा और सेम में बेचा। इंटरस्टेट यानी एक से खरीदा दूसरे स्टेट में बेचा। इनपुट जीएसटी जो डीलर देगा, आउटपुट जीएसटी जो कस्टमर से हम लेंगे। ये टाइप्स ऑफ जीएसटी है, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता। एंड आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सेल, तो जहाँ पे इंटरस्टेट सेल होगा वहाँ पे आईजीएसटी होगा। नोट में मैंने लिखा है सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट दोनों पे लगता है। बट इंटरस्टेट में पूरा टैक्स जो चला जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इंट्रास्टेट में क्या होता है, आधा स्टेट के पास जाता है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा चीज़। ठीक है, बस इतना सा हमारा बेसिक्स है। इसके बाद हम चलेंगे अपने सम्स की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जीएसटी का। अगर आपको जीएसटी को आसानी से समझना है और एक ही बार में समझना है कि आप इस एक वीडियो से ही आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि हम मैं एक वीडियो देखूं और आपको क्लियर हो जाए पूरा बात, तो ये वाला चीज अगर आपने समझ लिया तो मानो आपने जीएसटी समझ लिया, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आता है। परसेंटेज वाला चीज जो है वो आपको मालूम है। हमको बस समझना है कि फ्लो कहाँ पे होता है, कि जीएसटी एक्चुअली में सम्स का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो भी सम्स आपको दिया जाएगा उसमें कम से कम तीन तीन यहाँ पे तीन यहाँ पे होगा। इन ये जो चार मैंने लिखा है, इन चारों में से कोई तीन ना कोई, ठीक है, इन चारों में से तीन होगा जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि सारा टैक्स तो इन्हीं को देना है। कंज्यूमर ही एट द लास्ट सारा टैक्स पे करते हैं। और एक मैन्युफैक्चरर होगा, क्योंकि वो सामान बनाएगा। और इन दोनों के बदले कोई भी हो सकता है। कभी होलसेलर हो सकता है, कभी रिटेलर हो सकता है, कभी शॉपकीपर भी हो सकता है। तो ये जो मिडिल पार्टी है, मिडिल पार्टी में कोई भी हो सकता है, बट जो स्टार्टिंग पार्टी में ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर ही आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर माल बनाता है। एंड कंज्यूमर क्या करता है, जो फाइनली जो सर्विसेज को यूज करता है वो कंज्यूमर हुआ। फॉर दैट रीजन द कंज्यूमर पेज ऑल द टैक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो होता है। पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या रिटेलर खरीदता है, एंड फिर कंज्यूमर होलसेलर या रिटेलर इन दोनों में से किन्हीं एक के पास खरीदता है। तो देखिए, जब मैन्युफैक्चरर ने पहला बार फर्स्ट टाइम जब कोई प्रोडक्ट को उसने सेल किया तो कुछ वहाँ पे टैक्स आएगा। ठीक है, जब होलसेलर अगर रिटेलर को देगा वहाँ पे कुछ टैक्स आएगा। तो जब रिटेलर कंज्यूमर को देगा तो वहाँ पे भी टैक्स आएगा। सो इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि जैसे ही एक ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ही इन तीनों में से किसी ने किसी प्रीवियस वन से खरीदा, जो नेक्स्ट है वो किसी प्रीवियस वन से खरीदा, वहां पे हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। सीधा बात ये है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स सीजीएसटी है या एसजीएसटी है। ठीक है, सॉरी, ये डिपेंडिंग अपॉन द सेल्स इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, उस हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। बट यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि जैसे ही एक एक फर्स्ट टाइम सेलिंग हुआ, जीएसटी हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा टाइम हुआ, फिर से हमें जीएसटी को कैलकुलेट करना है। थर्ड टाइम होगा, फिर हमें जीएसटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जितना बार सेलिंग होगा उतना बार हमको जीएसटी को कैलकुलेट करना है। और ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि कंज्यूमर, हम अगर डायग्रामेटिकली समझने के लिए आप क्वेश्चंस में ये लिखा कीजिए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से पहला बार रिटेलर को गया या डीलर को गया, एज पर द क्वेश्चन वहां से कंज्यूमर को जाएगा। ऐसे अगर आपने लिखा तो आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, एवरी टाइम अ गुड्स और सर्विसेज इज सोल्ड जीएसटी इज कैलकुलेटेड। तो जितनी बार एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचा जाता है, जीएसटी उतना बार कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे एक्चुअल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर स्टार्टिंग एनी सम्स। इफ अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मशीन टू अ होलसेलर, देन द होलसेलर इज आल्सो अ कस्टमर फॉर द मैन्युफैक्चरर। है ना, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर ने अगर होलसेलर को बेचा तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो कस्टमर तो वो हुआ ना। ठीक है, जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर के लिए कस्टमर हुआ। सो द होलसेलर विल पे आउटपुट जीएसटी। और हमने पता है कि आउटपुट जीएसटी कौन देता है, तो आउटपुट जीएसटी इज गिवन बाय कस्टमर। तो इस केस में ये अगर होलसेलर अगर हमारा ये है कस्टमर है तो हमारा आउटपुट जीएसटी देगा। एंड द मैन्युफैक्चरर विल पे इनपुट जीएसटी। ठीक है, इनपुट जीएसटी मैन्युफैक्चरर देगा। If tax needed to be calculated for any of the middle entity, then its net tax would be tax received from the next entity minus tax paid to the previous entity. अभी ये पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर आपने इस पॉइंट को नहीं समझा तो आप सम्स कर दोगे बट आपका आंसर मैच नहीं होगा, आपका आंसर हरदम ज़्यादा आएगा। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए,
अगर मान लीजिए ये हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है, ये डीलर है, ये कंज्यूमर है, तो हमें अगर किसी मिडिल एंटिटी का टैक्स निकालना है, मिडिल एंटिटी यहाँ पे कौन कौन है, या तो वो रिटेलर होगा या डीलर होगा। इन दोनों में से मान लीजिए अभी इस एग्जाम्पल के मैं मान लेता हूँ कि डीलर हमारा है मिडिल एंटिटी। तो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को कोई सामान दिया, तो डीलर ने इसको टैक्स दिया 500, ठीक है। अभी डीलर ने इसको 500 टैक्स दे दिया है, और डीलर ने फिर कंज्यूमर को दिया, तो कंज्यूमर ने इसको 600 टैक्स दिया। तो डीलर का जो नेट टैक्स है, नेट टैक्स, तो डीलर का जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, जो यहाँ से होगा। तो 500 टैक्स इसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो अब इसको और कितना देना है, 600 इसने लिया, 500 तो इसने ऑलरेडी पे कर दिया है। इसका जो नेट टैक्स हुआ वो हो गया ₹100। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर किसी मिडिल एंटिटी के लिए आपको जीएसटी, नेट जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा, टैक्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेक्स्ट एंटिटी। ये हमारा कस्टमर यहाँ पे नेक्स्ट एंटिटी था, ठीक है, कस्टमर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एंटिटी था, माइनस, सो यहाँ पे देखिए क्या 600 माइनस टैक्स पेड टू द प्रीवियस एंटिटी। तो डीलर ने भी कुछ सामान खरीदा था मैन्युफैक्चरर से, जिसपे उसने 500 का टैक्स दिया था, तो 600 माइनस 500, तो हमारा जो डीलर का जो नेट टैक्स हुआ वो हो गया ₹100। ठीक है, ये हमारा डीलर का हो गया टैक्स। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। सो जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा, हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर देखिए आप किसी एक, कोई एक, ये है प्रोडक्ट है 12,000, ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने इसको होलसेलर को बेचा, तो होलसेलर के पास जब आया तो वो टैक्स मिला के हो गया 14,000, ठीक है। तो होलसेलर ने किसी और को बेचा, तो वो 14,000 पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अभी जो होलसेलर है वो तो 12,000 में तो उसने खरीदा, उस पर वो कुछ प्रॉफिट लगाएगा, या अगर अगर उसको लगता है कि माल पुराना है तो डिस्काउंट लगाएगा। तो प्रॉफिट या डिस्काउंट लगाने के बाद 12,000 पे, ठीक है, 12,000 पे प्रॉफिट या डिस्काउंट लगाने के बाद जो प्राइस होगा उस पे हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। ना कि 12,000 का 14,000 हो गया, होलसेलर ने 14,000 में खरीदा और ये टैक्स इंक्लूडेड है, इसमें टैक्स इंक्लूडेड, तो इस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। होलसेलर उसको अपना मन से प्रॉफिट के लिए हो सकता है उसका प्राइस इंक्रीज कर दे, नहीं तो अगर उसका प्रोडक्ट अगर पुराना है तो हो सकता है उसको डिस्काउंटेड प्राइस में दे दे। तब वहाँ पे क्या होगा, जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, उसके बाद जितना प्राइस में उसको बेचा जा रहा है, जो सामने वाला जो पार्टी है उसको जितना प्राइस में दिया जा रहा है उतना प्राइस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12,000 है, और यहाँ पे ये होलसेलर है, इसने अगर 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो हम 10,000 पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। या मान लीजिए अगर उसने 1,000 रुपये प्रॉफिट लेके सामान को बेचा, यानी 13,000 हो गया, तो हम 13,000 पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम या तो उस पर प्रॉफिट ऐड करेंगे या लॉस को, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेट बचा उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। या तो ये भी हो सकता है कि होलसेलर उसको एमआरपी पे ही बेच दे, उसने 12,000 में खरीदा था और वो भी 12,000 में बेच दे, तो इन दैट केस हम 12,000 पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। कभी भी टैक्स इंक्लूड करने के बाद वापस से जीएसटी पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, हमेशा सेलिंग प्राइस पे किया जाता है। तो सामने वाला पार्टी को जितना प्राइस में देना है, टैक्स हटा के जो प्राइस उसको पड़ रहा है उसी पे जीएसटी आपको कैलकुलेट करना है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट सेल्स देन कंसिडर इट एज इंट्रास्टेट। अगर सेल के बारे में देखो, सेल हर एक क्वेश्चन में सेल्स के बारे में बता देगा कि ये इंट्रास्टेट है या इंट्रास्टेट है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंट्रास्टेट ही होगा, आपके पास इंट्रास्टेट अवेलेबल होगा, ठीक है। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट पे हमें पता है कि एसजीएसटी सीजीएसटी होगा। अगर इन केस बाय चांस सच केस जहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इंट्रास्टेट करेंगे, यानी सेम स्टेट में खरीदारी खरीदारी और बिक्री हुआ है, ठीक है। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे अपने पर्सपेक्टिव से। ऑलवेज विजुअलाइज द सिनेरियोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ रहे हो तब आप मिस्टेक्स होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। सो जो सीनरी विजुअलाइज करो, यानी ये वाला डायग्राम को मैं याद करने का बात करूँ, ये जो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है, कि आप यहाँ से देखो कि होलसेलर, पहले हमारे क्वेश्चन में होलसेलर दिया हुआ है,
तो आप होलसेलर के लिए आप लिख दो यहाँ पे ऐसे होलसेलर, फिर वहाँ पे रिटेलर है तो एडो देखिए रिटेलर लिखो, फिर आप लिख दो कंज्यूमर। तो फिर देखो होलसेलर, अब आप यहाँ पे केस वन बनाओ जब होलसेलर और रिटेलर के बीच में यहाँ पे ये हो रहा है शॉपिंग वगैरह, जब रिटेलर कोई सामान खरीदेगा टैक्स वगैरह क्या होगा उस हिसाब से आप ऐसे निकालो। ठीक है, केसेस केसेस बना के। तो ये, हाँ ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जीएसटी वो इजी हो जाएगी। ये सब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने इतना सारा थ्योरी पार्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है कि जीएसटी एक्चुअली में किस पे कैलकुलेट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये वगैरह। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल। अभी देखिए अभी कितने सारे मैंने, एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे फिर खत्म, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी समझ में आपको नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक बार फिर से देखिए और समझने का ट्राई कीजिए। अगर आपने समझने का कोशिश किया आप 100% डैम श्योर गारंटी है आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर आपने प्रीवियसली अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको थ्योरी वगैरह कोई चीज़, अगर आपको थ्योरी में अभी भी कहीं पे डाउट है तो एग्जाम्पल्स को आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी वाला पार्ट तो आप देखे ही देखें, और थ्योरी वाला में अगर आपको 30-20% समझ में आया है तो इससे 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए यहाँ पे सपोज अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मशीन टू अ होलसेलर एट 10,000 एंड द होलसेलर सेल्स इट टू अ रिटेलर एट 2,000 प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था कि 2,000 प्रॉफिट या होगा तो प्रॉफिट जो प्राइस है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद उस पर जीएसटी कैलकुलेट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सम सॉल्व करके रखा है, ये सॉल्यूशन का जो स्टेप्स है ये आपको फॉलो करना है आईसीएससी स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखा है। तो प्रॉपर स्टेप्स के साथ कैसे आपको कैलकुलेट करना है, क्या आपको स्टेटमेंट लिखना है, सब कुछ यहाँ पे मैंने इसको, इसलिए मैंने इस चीज़ को टाइप किया है। ठीक है, आगे हम जो करेंगे वो तो मैं ऐसे कर दूंगा कैलकुलेशन, बट मैंने आपको एक दो सम मैंने करके बताया है ताकि आप स्टेटमेंट लिखो एंड जो ये बोर्ड्स के टाइम में जब आप आंसर लिखो तो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखो एंड प्रॉपर यहाँ पे देखिए पूरा नीट एंड क्लीन आपका पेपर होना चाहिए, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ कि एग्जामिनर के लिए इजी होगा। तब एग्जामिनर आपका पेपर आराम से थोड़ा ये करेगा चेक, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर का टेंशन बढ़ाओगे तो एग्जामिनर उसका खुन्नस आपके पेपर पे निकालेगा, ऑब्वियस सा बात है। सो एग्जामिनर को आप जितना क्लीन क्लीन नीट एंड क्लीन पेपर दोगे आपको मार्क्स भी वो उतना नीट एंड क्लीन ही देगा। तो गिवन हमारे पास गिवन क्या है, सेल्स हमारा क्या है, इंट्रास्टेट है। सबसे पहले आपको सेल्स निकालना है कि सेल्स है क्या। सपोज अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मशीन टू अ होलसेलर एट 10,000 एंड द होलसेलर सेल्स इट टू अ रिटेलर एट 2,000 प्रॉफिट एंड द टैक्स रेट इज 10%। तो सेल्स के बारे में कुछ भी मेंशनड नहीं है, तो मैंने कहा था कि अगर सेल्स के बारे में कुछ भी मेंशनड ना हो तो कैसा टाइप का सेल्स होगा, इफ नथिंग इज मेंशनड देन इंट्रास्टेट होगा। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कुछ मेंशन नहीं है तो हमारा जो सेल है वो इंट्रास्टेट है। ठीक, तो जैसे इंट्रास्टेट है तो इंट्रास्टेट पे होता क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है एप्लीकेबल है, ये भी मैंने बताया कि इंट्रास्टेट इंटरस्टेट दोनों पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। बट इंट्रास्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। बट इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगता है। ठीक है, उसमें पूरा टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आधा आधा हो जाता है। अगर इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट सेल में क्या होता है, जो ओरिजिनल जो टैक्स रेट है वो आधा हाफ, आधा चला जाएगा स्टेट को और आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 10% अगर टैक्स है तो इसका आधा क्या होगा, 5%। तो 5% का जो टैक्स है यहाँ से जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और 5% का जो टैक्स है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जीएसटी विल बी 5% एंड एसजीएसटी विल बी 5%। इंटरेस्ट रेट से है टैक्स आधा आधा हो जाएगा तो हमने यहाँ पे कर दिया 5%, 5%। अभी देखिए फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, देखो मैन्युफैक्चरर, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मशीन टू अ होलसेलर, तो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में
एट ₹10,000, ठीक है, होलसेलर। तो ये सब तो प्राइस है, ये सब तो रहेगा ही। मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मशीन टू होलसेलर, तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा। तो जैसे उसने बेचा, जीएसटी कैलकुलेट होगा। मैंने लिखा है कि यहाँ पे वेन एवर अ गुड्स और एवरी टाइम अ गुड और सर्विस इज सोल्ड, जीएसटी इज कैलकुलेटेड। तो इस ब्रैकेट के अंदर एक बार बिक्री हुआ है, तो हम जीएसटी को फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर ने बेचा 10,000 में, उसको मैन्युफैक्चरर ने बेचा। तो जीएसटी और इंट्रास्टेट है, तो 5% वहाँ पे सीजीएसटी होगा, 5% एसजीएसटी होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सीजीएसटी निकाला है 5%, जो कि 5/100 इंटू 10,000 है, 500 ईजी कैलकुलेशन है। एसजीएसटी 5/100 इंटू 10,000, ये भी 500 होगा। ऑब्वियसली आधा आधा है तो सेम ही होगा, ये भी आपको बात ध्यान में रखिए। आधा आधा करेंगे, जो टैक्स आएगा दोनों का सेम ही आएगा, ठीक। तो ये हो गया। तो जीएसटी हमने कैलकुलेट कर लिया कि जब मैन्युफैक्चरर ने किसको बेचा, होलसेलर को ना। हाँ, यहाँ पे होलसेलर है, तो मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेचा तो हमने वहाँ पे जीएसटी को कैलकुलेट कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, द होलसेलर सेल्स इट टू अ रिटेलर एट ₹2,000 प्रॉफिट एंड द टैक्स। तो अभी क्या किया, होलसेलर ने 2,000 प्रॉफिट पे बेचा। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो 2,000 का प्रॉफिट है, अभी देखो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो 10,000 यहाँ पे है ना, 10,000 में वो क्या करेंगे, ये जो टैक्स आया है इसको वो कर देंगे ऐड। 10,000 और ये 1,000 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 11,000। अभी वो क्या करते हैं, 11,000 में इस 2,000 को, क्योंकि इतना रुपीस प्रॉफिट है और ये टोटल प्राइस है, इतना में ये करेंगे तो ये 13,000 हो जाएगा। ये रॉन्ग मेथड है। कभी भी जीएसटी ऐड करने के बाद उस प्राइस पे किसी भी टाइप का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। हमेशा जिस जो सेलिंग प्राइस है उसमें, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस हो रहा है उस पे आप आर्टिकल का जो प्राइस है उस पे आप प्रॉफिट ऐड कर सकते हो। अगर या आपको अगर डिस्काउंट देना है तो उसी में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जीएसटी ऐड करने के बाद, जैसे एक आर्टिकल का कुछ प्राइस है उसमें अगर आपने जीएसटी ऐड कर दिया तो उस पे फिर से जीएसटी नहीं निकालना है। जीएसटी ऐड करने के बाद फिर से उस पे जीएसटी जैसे ही निकालोगे वो चीज़ रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रॉन्ग मेथड है, इसको आपको ऐसे प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन में था होलसेलर को उसने कितने में बेचा, 10,000 में। तो ये उसका सेलिंग प्राइस था, तो उसके बाद क्या हुआ, सेलिंग प्राइस होने के बाद 2,000, जो होलसेलर है उसने 2,000 प्रॉफिट पे बेचा। सो 10,000 में क्या करेंगे हम, 10,000 में उसने खरीदा था, फिर 2,000 का उसने एडिशन किया, तो ये हमारा हो जाएगा 12,000, ठीक है। कैसे होगा, हमेशा जितना में सामने वाले पार्टी से उसने खरीदा उसी पे या तो आप प्रॉफिट को ऐड करो या डिस्काउंट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आप जीएसटी कैलकुलेट करो। तो 12,000 हमारा प्राइस हो जाएगा, इस पे अब 5%। अब उसने कंज्यूमर को बेचा तो फिर से एक ट्रांजेक्शन हुआ, तो फिर से एसजीएसटी सीजीएसटी आएगा, फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 5/100। अभी 12,000 इस बार हमारा प्राइस है, तो 12,000 पे कैलकुलेट होगा, जो कि हमारा 5/100, 600 और 600 होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक काम हो गया खत्म, ठीक। तो हमने टैक्स निकाल लिया ट्रांजेक्शन का। अभी हम देखते हैं, ऐसे करके आप निकालने के बाद आप देखो कि आप क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे से क्या पूछा था, एंड द टैक्स रेट, ठीक है। द होल सपोज द मैन्युफैक्चरर सेल्स अ machine to a wholesaler at ₹10,000 and the wholesaler sells it to a retailer at ₹2,000 profit and tax rate is 10%। तो ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल था कि अगर ऐसा टाइप का सिनेरियोज आता है तो आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने किसी टाइप का कैलकुलेशन नहीं दिया था। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे ये चीज, ये सब चीज तो हो गया कि ट्रांजैक्शन का फ्लो ऐसे होगा। तो टैक्स कैलकुलेशन हमको ऐसे हमको करना है कि सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स को पहले आधा करना है, उस पे कुछ अगर डिस्काउंट है तो पहले डिस्काउंट वगैरह। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट के केस में आपको करना है ऐड, अगर उस पे डिस्काउंट है तो आपको करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अभी देखिए, हेयर द इंपॉर्टेंट कैच इज द होलसेलर इज द मिडिल एंटिटी। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा फ्लो क्या था, मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था और फिर कंज्यूमर था, ये हमारा मिडिल एंटिटी हुआ। तो ही हैज ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑफ ₹500। तो देखिए यहाँ पे सीजीएसटी उसने, जो होलसेलर है उसने ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है, 500 का टैक्स उसने दिया, और उसने सामने वाली पार्टी से कितना टैक्स इकट्ठा किया, 600। सो
therefore he here the catch the middle, so he has already paid the tax of rupees 500, therefore he will not pay the total rupees 600 tax received from the retailer to the government, so his net tax would be 100, क्योंकि 500 उसने ऑलरेडी दे दिया और 600 उसने कलेक्ट किया, तो उसके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है वो उसका ओरिजिनल टैक्स हुआ। और ये हर एक मिडिल एंटिटी, वो होलसेलर हो सकता है, अगर ये मिडिल एंटिटी आप कुछ भी आप लिख के दे, आप ट्रांजैक्शन का फ्लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से पहले वो शॉपकीपर के पास आएगा, फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, ऐसे कुछ में बीच में कुछ आपका मिडिल एंटिटी आएगा। तो मिडिल एंटिटी जब भी आएगा उसका जो नेट टैक्स होगा, हमेशा जितना टैक्स वो मिडिल एंटिटी ने उसके नेक्स्ट पार्टी से लिया, कंज्यूमर से लिया, और मैन्युफैक्चरर को जितना दिया, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे 600 उसने कंज्यूमर से लिया, 500 उसने मैन्युफैक्चरर को दिया, तो उसका जो नेट टैक्स हो वो 100 रुपीज हुआ। अभी टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट यानी क्या, टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट यानी CGST हमको निकालना है, ठीक है सॉरी SGST निकालना है। तो SGST यहाँ पे 500 हो गया, ये हमारा SGST 500 हो गया जो मैन्युफैक्चरर से आएगा। और होलसेलर का टैक्स कितना हुआ, होलसेलर कितना रुपीस टैक्स देगा, होलसेलर देगा 600 तो नहीं देगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया 600 उसका टैक्स नहीं हुआ, उसका टैक्स हुआ कितना है, ₹100। और दैट रीजन हमने यहाँ पे क्या करा है, 500 मैन्युफैक्चरर से जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और होलसेलर के पास से कितना जाएगा, ₹100। तो टोटल टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा वो हो गया ₹600। यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होने के चांसेस है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, 500 + 600 1100, ठीक है, 500 टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट का, 600 टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट का, 1100, ठीक है। तो होलसेलर अपना जेब से थोड़ी कभी देगा पैसा, तो वो जो उसने 500 रुपया टैक्स पे करा है उसको तो कहीं से वो रिकवर करना है ना, तो वो कस्टमर से रिकवर करता है। क्यों, कस्टमर सर्विस को लास्ट में, एट लास्ट कस्टमर इज द पर्सन हु इज यूजिंग द सर्विस, तो सारा टैक्स उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। अभी और सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स क्या होगा, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट CGST, यहाँ पे 500, मैन्युफैक्चरर से उसको 500 मिलेगा, और होलसेलर से फिर से कितना मिलेगा, होलसेलर का टैक्स कितना हुआ था हमारा, 100 रुपीज़ हुआ था। ऑब्वियसली फिर से ये जो हमारा 600 है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 600 है, इससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो 600 ये 500 + 100 है, जो 600 आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, हमने उसका ओरिजिनल टैक्स यहाँ पे 100 निकाल दिया कि दोनों केसेस में उसका 100 रुपीज़, इसका एक्चुअल में होलसेलर का 100 रुपीज़ CGST है और 100 रुपीज़ SGST है, ठीक है। तो CGST यहाँ पे 500, यहाँ पे 100, 600, और SGST दोनों केस में क्या हो गया, 600। तो ये है फ्लो। अगर मिडिल पार्टी का कुछ एक आ जाए तो मिडिल पार्टी के केसेस में हमेशा आपको आपका जो सम का फ्लो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। अगर टैक्स क्या, पहले देखो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट को ऐड करो, सेलिंग प्राइस पे अगर डिस्काउंट लग रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद उस पर GST कैलकुलेट करो, उसके बाद GST कैलकुलेट करने के बाद देखो उसमें कुछ मिडिल एंटिटी है, मिडिल एंटिटी है तो मिडिल एंटिटी का टैक्स निकालो, क्या होगा, जितना उसने अपने, जहाँ से उसने खरीदा उसको जितना टैक्स किया, और जहाँ उसने बेचा वहाँ से उसने कितना टैक्स किया, उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो और एक सम करते हैं, अगर इसमें भी कुछ डाउट है तो आप या तो उसको फिर से देखो, नहीं तो ये वाला सम देखो, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज द रिटेलर सेल्स अ मशीन टू अ कंज्यूमर, तो यहाँ पे देखो रिटेलर आ गया, रिटेलर आ गया, उसने कंज्यूमर को बेचा, 15% प्रॉफिट एंड द प्राइस इज 10,000 एंड GST इज 10%, तो GST हमारा 10% है, 15% प्रॉफिट में बेचा। तो अगर यहाँ पे देखो 15% प्रॉफिट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो टू 2000 प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमको अमाउंट दिया हुआ था ₹2000 का, यहाँ पे हमको अमाउंट नहीं दिया, यहाँ पे हमको बताया है 15,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 15%, सॉरी 15,000 नहीं, 15% का प्रॉफिट है, और 10,000 उसका प्राइस है, और GST इतना है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली में कंप्लीट सम्स नहीं है, ये सम्स मैंने बनाया है ताकि अगर ऐसा टाइप का सेंटेंसेस होता है उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो पहला बात यह है, 15% प्रॉफिट में उसने बेचा, तो जो भी ओरिजिनल जो कीमत है उसका 10,000 है, उस पर 15% एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो वही मैंने करा है, 10,000 + 15/100 इंटू 10,000 जो कि 1500 होता है, तो नेट प्राइस हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 11,500। अभी इस पे हम क्या करेंगे,
जीएसटी कैलकुलेट। ठीक है, जीएसटी अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, जीएसटी 10% है। ठीक है, इस पे 5% सी जी एस टी होगा, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो 5% सी जी एस टी होगा। 11,500 कैलकुलेट, ये 0000 गया, और ये 115 इंटू 5, 5 5 यहाँ पे आ जाएगा 275, तो 575 सी जी एस टी हो जाएगा, और 575 ये हमारा एस जी एस टी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे नोट में मैंने लिखा हुआ है, इफ इट वाज अ डिस्काउंट और लॉस सिंपली वी वुड सब्ट्रैक्ट इट। जैसे हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, अगर यहाँ पे डिस्काउंट या लॉस होता तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। आई होप अभी तक आपको जितना सारा जो सम्स का जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस है, वो आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, समझ में आ जाएगा। समझने का कोशिश करें तब समझ में आएगा, बस देखने से समझ में नहीं आएगा, आपको भी एफर्ट मारना होगा कि आप समझ रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। तो मैन्युफैक्चरर ए sells a washing machine to a dealer B for rupees 12,500. The dealer B sells it to a consumer at a profit of rupees 1,500. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the tax paid by B to central government, tax received by state government, amount paid by consumer for the machine. Very important sums. टाइप, ये सम का जो टाइप है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। तो ए तो यहाँ पे ए हमारा मैन्युफैक्चरर है, और बी हमारा है डीलर है, और कंज्यूमर है हमारा एक हमारे पास। तो हमसे पूछ रहा है कि बी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। सीधा बात है ना, बी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। बी ने, अब अभी आपको बेटर समझ में आएगा, बी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। जैसे मैंने बताया, और ये देखिए सबसे पहले बात ये क्या है, मिडिल एंटिटी है, मिडिल पार्टी है, तो कितना टैक्स देगा, यहाँ से उसको जितना टैक्स मिलेगा, ठीक है, और यहाँ उस वो जितना टैक्स देगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जैसे ही हमने करा, तो हमको पता चल जाएगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। अब यहाँ पे भी सी जी एस टी आएगा, एस जी एस टी आएगा, इसमें भी सी जी एस टी एस जी एस टी आएगा, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, सी जी एस टी, टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाएगा, इतना टैक्स, इसके पास जितना सी जी एस टी आएगा, और इसका जितना सी जी एस टी होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सी जी एस टी होगा इसके पास, और इसके पास भी कुछ, सॉरी एस जी एस टी, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, यहाँ पे कुछ एस जी एस टी होगा इसके पास, और इसके पास भी कुछ एस जी एस टी होगा। इसके पास एस जी एस टी होगा जो बी ने ए को दिया है, एंड बी के पास कुछ कुछ एस जी एस टी होगा जो उसने कंज्यूमर से लिया, तो उन दोनों का ऐड करके हम निकाल देंगे ये अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द मशीन। तो ये तो इजी, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर ऑफ द मशीन, क्या कंज्यूमर को बी ने कितने प्राइस में कंज्यूमर को बेचा, और उसमें सारा टैक्स को हम क्या कर देंगे ऐड, तो हमारा हो गया। तो ये डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से, इसमें तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि फ्लो कैसा है। फ्लो हमारा है कि ए से मैन्युफैक्चरर ए डीलर बी को बेचता है, जो कि फर्दर कंज्यूमर को बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर ए जो बेचता है वो 12,500 में यहाँ पे वो बेच रहा है। ठीक है, वो 12,500 में बेच रहा है, और जीएसटी 12 है, और सेल्स इंट्रास्टेट है, क्वेश्चन में अब की बार मेंशनड है, सेल्स इंट्रास्टेट है, यहाँ पे देखिए सेल्स इंट्रास्टेट है तो मेंशनड है, सेल्स हमारा इंट्रास्टेट है, तो सी जी एस टी क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, 6%, 6%, क्योंकि हमारा टोटल जी एस टी 12% है। सी जी एस टी हमारा क्या होगा, 6/100 इंटू जो प्राइस है सेलिंग प्राइस 750, एस जी एस टी 6/100 इंटू सेलिंग प्राइस, सेम ही आना है, सेम आता है, बट आपको फिर भी अलग से लिखना है। और सम जैसे जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है प्रॉपरली, आप अगर अगर आपने आपने अपने एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स या बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आप ऐसे लिखते हो, तो आपका पेपर को अच्छे से चेक किया जाएगा, या आई मीन आपका पेपर को अच्छे से ध्यान से देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती ऐसे मिस्टेक्स निकाला जाएगा। ठीक है, ट्राई करो कि एग्जामिनर का काम आप हरदम आसान करो, तो एग्जामिनर आपका नंबर थोड़ा आसान कर देगा। आप उसका काम अगर आपने उसका डिफ़िकल्टी बढ़ाया, तो वो आपके पेपर का डिफ़िकल्टी उसको ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मेंटालिटी
सोच के हरदम चलिएगा, अपना आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन और एकदम मतलब इंप्रेसिव लुक होना चाहिए, एकदम मतलब क्लीन होना चाहिए। तो 750 टैक्स आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, डीलर बी ने कंज्यूमर को बेचा 1500 रुपीज प्रॉफिट पे। 1500 रुपीज प्रॉफिट पे बेचा था ना, 1500। ये यहाँ पे अमाउंट मेंशन है, इस बार परसेंटेज होता तो हमको निकालना पड़ता, परसेंटेज से अमाउंट में कन्वर्ट करती। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 1500 का उसका प्रॉफिट है। तो देखिए फिर से मैंने 1500 किस पे ऐड किया है, 1500 मैंने टैक्स, ये 12,500 था, उस पर मैंने 1500 ऐड किया है। कभी भी 12,500 में टैक्स को ऐड मत कीजिएगा एंड उसके बाद उसमें ये प्रॉफिट वगैरह ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो टोटल रॉन्ग। सीधा बात है, आप पहले 12,500 कीजिए, फिर 1,500 को उसमें कीजिए ऐड। सो टोटल हमारा हो जाएगा 14,000। 14,000 होने के बाद जो हमारा टैक्स टैक्स हमारा है वो सेम ही है, जीएसटी इज 12%। द सेल्स आर इंटरेस्टेड, तो फिर से सी जी एस टी क्या हो जाएगा, 6 तो फिर से हम कैलकुलेट करेंगे 6/100 ऑफ 14,840, 6/100 इंटू 14,840। तो दो बार ट्रांजैक्शन हुआ, तो दोनों बार हमने सी जी एस टी और एस जी एस टी निकाल लिया। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से आप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सी जी एस टी टैक्स पेड बाई बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बी तो हमारा मिडिल एंटिटी है ना, तो बी कितना टैक्स, बी ने ऑलरेडी 750 रुपीज पे किया है। तो देखिए मैंने लिखा है सी जी एस टी पेड बाई बी, सी जी एस टी पेड बाई बी। तो बी ने 750 ऑलरेडी पे करा है और उसके पास आया कितना है, 840। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में डीलर बी के पास कितना टैक्स आया, 840, और कितना टैक्स उसने ऑलरेडी दे के रखा है, 750, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 840 उसका टैक्स आया है और 750 उसने ऑलरेडी दे के रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो हमारा आंसर है। 750 में 50 ऐड करेंगे तो 800, उसमें 40 ऐड करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 90 रुपीज़ हो गया हमारा क्या, टैक्स पेड बाय बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा हमारा ₹90। अभी टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगा। तो ये जो 750 है, ये 750 तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ये 750 ये फुल अमाउंट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। बट एस जी एस टी पेड बाय कंज्यूमर, यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से 840 जाएगा, नहीं यहाँ से 840 नहीं जाएगा, क्योंकि 840 यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा, 750 ऑलरेडी बी ने पे किया है। तो बी ये 750, ये देखिए ये एस जी एस टी पेड बाई बी, ये मैन्युफैक्चरर को दे रहा है। तो मैन्युफैक्चरर से स्टेट गवर्नमेंट के पास 750 रुपये आएगा। अभी बी ने भी बेचा है तो बी के पास से भी कुछ टैक्स आएगा। तो बी का टैक्स हमने अभी, बी का टैक्स क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट का, 750 यहाँ से, 840 यहाँ से, तो फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से 90 ही आएगा ना। तो 90 इसमें ऐड कर दीजिए 750 में जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 840। ये हमारा हो गया इसका बी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या भी हुआ है, टैक्स पेड बाय बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। 840 उसने कंज्यूमर से लिया, 750 उसने मैन्युफैक्चरर को दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस 90। He will pay the tax of rupees 180 because he is in the middle entity and he has already paid the tax of rupees 500 to A। ठीक है, 180 नहीं, यहाँ पे शायद 90 हो, ₹90। टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट यानी क्या, एस जी एस टी पेड बाई ए और एस जी एस टी पेड बाई बी। तो ए के पास कितना टैक्स था, 750, क्योंकि वो एक मिडिल एंटिटी नहीं था तो उसको पूरा टैक्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। एंड बी हमारा मिडिल एंटिटी था, तो उसका प्राइस से क्या करना होगा हमको, जितना उसने कंज्यूमर से लिया और जितना उसने ऑलरेडी ए को दे दिया, उन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 90 आ गया। अभी ये हमारा हुआ एस जी एस टी पेड बाई बी एंड ये एस जी एस टी पेड बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 840। ये जाएगा, ये हमारा हो गया एस जी एस टी टैक्स। ठीक है, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द मशीन इज, तो अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर क्या होगा, सेलिंग प्राइस में हम सारा टैक्स को ऐड कर देंगे। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, 840 हमारा क्या है, एस जी एस टी है, और 840 हमारा क्या है, और सी जी एस टी भी है। तो दोनों टैक्स कंज्यूमर ही देगा, तो जैसे ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 15,680। ये हमारा हो गया टोटल अमाउंट पेड फॉर द मशीन बाय द कंज्यूमर। ठीक, अभी एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल सॉल्व नहीं किया हुआ है, अभी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो
लास्ट एग्जाम्पल क्या है, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज ₹4000। मैं यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, तो देखिए प्रिंटेड प्राइस क्या है, 4000 है, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस हमारे पास है 4000, होलसेलर एट ए डिस्काउंट 20% फ्रॉम अ होलसेलर। तो शॉपकीपर ने इस बार होलसेलर से खरीदा, तो होलसेलर हमारा पहले है और उसके बाद हमारे पास है शॉपकीपर। तो शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइस इज ₹4000 फ्रॉम अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो प्रिंटेड प्राइस इतना था, तो उसने 20% डिस्काउंट में खरीदा। तो 20% डिस्काउंट पे क्या होगा, तो जो प्राइस सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 4000 में से हम क्या करेंगे, 20% सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इस बार क्या है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट में ऐड करते हैं, डिस्काउंट में हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। तो 100 गया, 100 यहाँ से गया, तो ये क्या हो गया, 4000, 4000 माइनस 4 2 800। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3200 हमारे पास आ गया। तो 3200 में किसने खरीदा, शॉपकीपर ने। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3200 में शॉपकीपर ने खरीदा। अभी इस पे टैक्स, इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, तो टैक्स 12% है और इंट्रा स्टेट है। तो उसने 32 में जैसे उसने खरीदा तो उसने टैक्स पे किया होगा, तो क्या हो जाएगा, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू होलसेलर। तो सीजीएसटी बाय शॉपकीपर, शॉप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉप स्मॉल में, सीजीएसटी बाय शॉपकीपर क्या होगा, 12 है तो 6% सीजीएसटी हो जाएगा, 6/100 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3200 है, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट करने के बाद हमारा जो प्राइस बचा वो 3200 आया। तो 3200, ये 2 0 चला जाएगा, ये कितना होगा, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18 और 119 रुपीज़ 192। सीजीएसटी इतना है तो एसजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी आप कैलकुलेट कर लेना, और हमें पता है एसजीएसटी क्या होगा, सेम ही होगा, 192 ही होगा, ठीक है, 192। उसके बाद तो यहाँ तक हमने पहला ट्रांजैक्शन का टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अभी उसके बाद क्या है, एंड सेल्स इट टू तो होलसेलर एट अ डिस्काउंट एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटेड प्राइस पे उसने बेचा, प्रिंटेड प्राइस हमारा क्या था, 4000, 4000 हमारा प्रिंटेड प्राइस था। तो 3200 में उसने खरीदा था और प्रिंटेड प्राइस पे अभी हम क्या कर रहे हैं, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा। यहाँ पे शॉपकीपर ने यहाँ पे किसको बेचा, कंज्यूमर को, प्रिंटेड प्राइस पे बेचा। प्रिंटेड प्राइस यानी एसपी क्या था, प्रिंटेड प्राइस क्या था, 4000, तो 4000 पे उसने बेचा। तो लैंग्वेज देखिए, यहाँ पे उसने वहां पे ये लिख सकता था कि 800 रुपीज प्रॉफिट पे बेचा, तो उसने 800 ना लिखे, यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ जो क्वेश्चन, जिसने ये क्वेश्चन बनाया है उसने लैंग्वेज के साथ थोड़ा सा प्ले किया है कि प्रिंटेड प्राइस, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रिंटेड प्राइस क्या था, 4000, तो प्रिंटेड प्राइस इस केस के लिए भी प्रिंटेड प्राइस क्या होगा, 4000। वो ये भी दे सकता था कि 800 प्रॉफिट पे बेचा, तब भी प्राइस 4000 ही होता, बस उसने वर्ड का प्ले किया 4000 कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें तो कंफ्यूज होना नहीं है, हमें तो अपना लैंग्वेज समझना है। मैंने पहले इंस्ट्रक्शन में देके रखा है कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 4000 पे उसने उसका एसपी हो गया, इस पे फिर से सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करेंगे, टैक्स सेम ही रहेगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं। तो सीजीएसटी क्या होगा हमारा, 6/100 इंटू 4000, टैक्स हमारा 12 था, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा हो जाता है, ये जीरो गया, तो ये कितना होगा, 6 0 ज़ा 0, 6 4 ज़ा 24, 240 रुपीज़ सीजीएसटी। एसजीएसटी कितना, सेम, बट इसको आपको कैलकुलेट करना है एग्जाम में, ऐसे नहीं लिखना शॉर्टकट में, ठीक है। अभी हम निकालते हैं हमसे क्या क्या पूछा गया। प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी, तो जीएसटी मिला के शॉपकीपर शॉप की प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इंक्लूडिंग जीएसटी, तो जीएसटी मिला के शॉपकीपर का जो शॉपकीपर के लिए जो आर्टिकल का प्राइस है वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली उसने 3200 में उसने खरीदा था, ठीक है, 3200 में उसने खरीदा था डिस्काउंटेड प्राइस में, और उसमें हम जीएसटी हम क्या करेंगे, ऐड एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, शॉपकीपर ने उसको कितना में खरीदा, वन का आंसर, शॉपकीपर ने कितना में खरीदा, सेलिंग प्राइस, उसमें जोड़ेंगे सीजीएसटी और उसमें जोड़ेंगे एसजीएसटी, ठीक है। ये हमारा कितना होगा, 2 2 4, ठीक है, 4, फिर हमारा 9 9 18, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 2
और 1 3 1 4 और 1 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, शॉपकीपर कब हो गया? तो देखिए शॉपकीपर को हमने सेम जस्ट प्रीवियस सम्स में हमने ऐसे ही करके कंज्यूमर का भी निकाला था और हमने शॉपकीपर का भी निकाला। क्यों? क्योंकि होलसेलर के ये जो कंज्यूमर था वो शॉपकीपर था। ठीक है, तो ये कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे समझना जरूरी है कि आप जो सामने वाला पार्टी से अगर आपने कुछ सामान खरीदा तो आप कंज्यूमर हो, भले आपका जो आपका रोल मिडिल मैन का है, बट सामने वाली पार्टी के लिए आप कंज्यूमर हो, तो आपको कंज्यूमर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 3584। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे शॉपकीपर हमारा था क्या? मिडिल एंटिटी था ना, शॉपकीपर हमारा क्या था? मिडिल एंटिटी था। तो उसने कंज्यूमर से कितना टैक्स लिया? कंज्यूमर से कितना टैक्स लिया? 240। और सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालना है टैक्स, तो 240 उसने कंज्यूमर से लिया और 192 उसने किसको दिया? होलसेलर को। तो टैक्स यहाँ पे होगा कितना? में 40, ये टू इसमें 8 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 200 और उसमें 40 तो 48 रुपीज़ हो गया हमारा। ये हमारा जाएगा, ये हमारा बी का टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। टैक्स रिसीव्ड बाय द, सॉरी ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना हुआ? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टैक्स पेड बाय शॉपकीपर पूछा था, यहाँ पे टैक्स पेड बाय शॉपकीपर था ना, तो शॉपकीपर हमारा मिडिल एंटिटी था, इसीलिए उसके केस में क्या हुआ? हमने होलसेलर का टैक्स को इग्नोर मार दिया क्योंकि उसने बस शॉपकीपर का पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा है? टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे उसने पूरा टैक्स पूछ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा टैक्स मिला के कितना जाएगा। होलसेलर के पास भी टैक्स है और शॉपकीपर के पास भी टैक्स है, तो दोनों का टैक्स ऐड होके जाएगा। यहाँ पे हमें किसी इंडिविजुअल एंटिटी का नहीं पूछा है कि शॉपकीपर से कितना टैक्स जाएगा या होलसेलर से कितना टैक्स जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पूछा है टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स क्या होगा? 192 हो जाएगा। कहाँ से? ठीक है, 192 हो जाएगा जो होलसेलर से जाएगा, उसमें कितना ऐड करेंगे? शॉपकीपर का। शॉपकीपर का जो टैक्स था ऑब्वियसली वो तो 240 आया था, बट 240 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है जो कि हमारा 48 आएगा। ठीक है, तो हमारा हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 240, ये है हमारा टोटल टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट हमारा क्या था? प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर कितना प्राइस पे करेगा? तो 4000 में उसने खरीदा, उस पर हमारा TGST चढ़ा 240 और उस पर SGST भी चढ़ा 240। इसको कैलकुलेट कर दो, 240 240 480, 4480 रुपये। ये हमारा हो गया प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्ट। सो दिस वाज ऑल इन वन शॉट। अगर अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को पूरा अगर आप देखा है तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 95 या 90% लोग को समझ में आ गया होगा GST चैप्टर। एंड इसके बाद से कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे अगर आपने समझने का ट्राई किया है तो। बट अगर आपने नहीं समझा है, अगर आपने वीडियो को स्किप करके या ऐसे मतलब फास्ट फॉरवर्ड में देखा है और आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने मिस करा है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो उसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ सर समझ में नहीं आया है, क्योंकि आपने देखा नहीं। अगर आप पूरा देखते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। एंड ये पूरा जो PDF है, इसका जो डाउनलोडेबल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जो नोट्स है ये सब एग्जाम्पल्स तो वैसे बुक का है, ML अग्रवाल का। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही वीडियोज़ अभी रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।